morning. Today we are going to begin our subject English. There are many topics which we generally study. आमतौर पर अगर आप देखें तो हम लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं उसके अंदर डायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, टेंसेस, यूज ऑफ मॉडल्स, यूज ऑफ हैज हैव आर्टिकल्स, मैनी थिंग्स, सेंटेंस कैसे बनाएं, क्या बहुत कुछ बड़ा सा एक कोर्स होता है. सुनने को बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मेन पॉइंट ये नहीं है कि हम कोर्स क्या पढ़ते हैं. मेन पॉइंट है कि हम पढ़ते क्यों. और अगर देखा जाए तो हमारा पढ़ने की मेन वजह ये नहीं होती कि हमें कोर्स में एग्जाम पास करना है, कुछ मार्क्स लाने हैं और वो कर लिया. तो दूसरी बात, ज़्यादातर बच्चे इसीलिए पढ़ते हैं, बट दैट इज़ नॉट द राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग इंग्लिश. हमारा मेन पर्पज़ इंग्लिश का रखने का, चाहे वो मैनेजमेंट के कोर्सेज हो, चाहे वो BSc हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, कहीं भी हो, वो इसलिए होता है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश क्या है, थोड़ा बोल सके, थोड़ा लिख सके, थोड़ा समझ सके. और उसके लिए ज़रूरी किसी कोर्स को करना नहीं है, बल्कि राइट अप्रोच का होना ज़्यादा ज़रूरी है. कई बार जब मैं पढ़ाता हूँ तो आमतौर पर बच्चों से पूछता हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूँ कि आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, या आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, तो आमतौर पर बच्चे बोलते हैं सर हमें लिखने बोलने में तकलीफ होती है. वो बच्चे भी जिनके बड़े अच्छे मार्क्स हैं 12th में, वो भी बच्चे बोलते हैं डिस्पाइट हैविंग 70% मार्क्स, 75% मार्क्स, जैसे कि सर हम बोल नहीं सकते और हमें बोलने में तकलीफ होती है. और उसके जब पूछते हैं उनसे रीजन, वहीं अगर पूछूँ, अगर आप इसे पूछूँ कि बताइए सोच करके अंग्रेजी आप क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्या आपको प्रॉब्लम होती है. तो पहला क्वेश्चन, व्हाई कांट वी स्पीक इन इंग्लिश. English. That is the very basic question I am asking. Or I can say, why can't we speak? Why can't we read properly? Or you can say, why can't we listen properly in English? और कभी हम सुनते, बोलते, लिखते क्या पूरा समझ पाते हैं. तो आमतौर पे अगर मैं आपसे पूछूं, बच्चों से पूछता हूँ, तो उनका एक बड़ा सीधा सा कई सारे आंसर्स आते हैं. 8-10 जो आमतौर पे एग्जाम्पल रखते हैं वो ये होता है कि नंबर 1 जैसे कि वी कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज वी डू नॉट नो टेंसेस. बेसिक थिंग जैसे टेंसेस, मोस्ट द टाइम बच्चों का आंसर आता है कि टेंस नहीं आता है, इसलिए हम अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे हैं. तो फाइन, देख लेते हैं पहले रीजन जो आपके पास हैं, वो रीजन्स कितने वैलिड हैं भी रीजन सही या नहीं है. कई बार लोग बोलते हैं कि सर हमें ग्रामर चाहिए. थोड़ा सा ज़्यादा बच्चे सोचते हैं तो वो ग्रामर वर्ड यूज़ करते हैं. ग्रामर अगर हमें आ जाए तो अंग्रेजी आ जाएगी, एक ये वर्ड बोला जाता है. कई बार लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है कि वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश क्योंकि हमारे पास वर्ड पावर नहीं है या वोकेबुलरी अच्छी नहीं है. वर्ड पावर एक प्रॉब्लम होती है कि सर हमारे पास शब्द नहीं है. अगर हमारे पास शब्द हो, शब्द भंडार हो, तो वी कैन स्पीक गुड इंग्लिश और वी कैन डू समथिंग इन इंग्लिश. कई बार इसके अलावा बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे पास एनवायरनमेंट नहीं है, इसलिए हम नहीं बोल सकते इंग्लिश. मीन्स अगर माहौल हो तो बात सही है, एनवायरनमेंट हो तो फर्क पड़ता है, मैं इसको मना नहीं करता हूँ, लेकिन ये उनके ऑब्जेक्शंस हैं. फिर कई बार बच्चे बोलते हैं कि वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश क्योंकि एक फियर होता है कि हम गलत होंगे, फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग, कि शायद हम गलत हैं और जो गलत होंगे तो लोग पीपल विल लाफ एट अस. ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है, पीपल विल लाफ एट अस. ये एक बड़ा अजीब सी स्थिति है कि अंग्रेजी आपने बोला नहीं कि जिसको नहीं आता वो भी आपको हंस के चल देता है. आप इसको इतना गंभीरता से लेते हैं कि लगता है कि हे भगवान अब क्या हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते. इसके बाद लोगों ने ये बोलते हैं, कई बार लोग बोलते हैं कि सर हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है, कि सर वी आर लिटिल वीक, हिम्मत नहीं होती बोलने की. फिर कई बार लोगों को बोला है कि सर प्रैक्टिस नहीं है. अरे भाई, ये भी एक रीजन भी लोग बोलते हैं कि प्रैक्टिस जिसकी वजह से हम नहीं बोल पाते हैं. कई बार बच्चे ये भी बोलते हैं सर कि हमारे में जो फ्लुएंसी है दैट इज आवर इशू. यू कैन से सिंपल वर्ड में वो स्पीड की बात वो करते हैं कि हाउ फास्ट वी कैन स्पीक. वो समझते हैं बहुत तेज बोलना, अच्छे अंग्रेजी तेज आप नहीं बोल पाता, पर अच्छे अंग्रेजी बोलेंगे, बोला हुआ नहीं मानते. ये बहुत सारी बातें वो लेकर के चलते हैं. अब देखते हैं इनमें से बातें कहाँ तक सही हैं. 2-4 बातें और भी हो सकती हैं, लेकिन देखते हैं. पहली चीज टेंसेस. ऑफ कोर्स टेंस का सेंस होना चाहिए, मैं इसको मना नहीं करूंगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सबसे शुरुआत से लेकर 12वीं क्लास तक हर क्लास में हम टेंस पढ़ते हैं.
अगर खाली टेंथ से अंग्रेजी आती हो तो हम जो ग्रामर पढ़कर आते हैं और ग्रामर से अंग्रेजी आती हो, तो जो ग्रामर और जो टेंसेस हम पढ़ के आते हैं 12वीं क्लास तक, उसके बाद हमारे पढ़ने के लिए कुछ नहीं होता है। और पूरा का पूरा ग्रामर अगर आप देखें, पूरा का पूरा टेंसेस देखें, तो कम से कम 5 से 6 बार 7 बार हम लोग टेंस पढ़ चुके हैं। और बीएससी पार्ट 1 में आइए तो भी हम टेंस पढ़ाएंगे, पार्ट 2 इसमें एसवाई में जाएंगे तब भी टेंस पढ़ाएंगे, इवन थर्ड ईयर में भी आई बिगिन विद टेंसेस। इवन मैंने टेक लेक्चर इन एमए, वहां पर भी जाकर देखिए, कई बार लगता है बच्चों को कि बेसिक सेंटेंस का आइडिया नहीं और एमए कर रहे होते हैं वो। तो टेंसेस में पढ़ने के बाद भी, टेंसेस पढ़ाने के बाद भी, कई बार लोग बच्चे खुद टेंस किसी को पढ़ाते हैं, कुछ टीचर्स भी होते हैं, ग्रामर 12वीं क्लास तक सारी ग्रामर आ जाती है, सारा पढ़ा के चले जाते हैं, फिर वो क्यों नहीं ढंग से बोल पाते हैं अगर खाली टेंसेस से बोलना हो या खाली ग्रामर से बोलना हो तो। उसका कारण ये है कि टेंस और ग्रामर हमने पढ़ा जरूर है लेकिन समझा नहीं है, उसको हम अपनी भाषा से नहीं जोड़ पाते हैं। वो एक एग्जामिनेशन ओरिएंटेड काइंड ऑफ थिंग होती है कि हम फिल इन द ब्लैंक्स कर देंगे और अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। मैं उसके पक्ष में बहुत नहीं हूँ। ऑफ कोर्स एक कोर्स है, तरीका है, पढ़ाना पड़ता है, लेकिन हम लोग उसमें अपनी भाषा से नहीं समझ पाते। हमें ये मालूम है कि यहाँ पे प्लेड आ जाएगा, यहाँ पे वॉज प्लेइंग आ जाएगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, ये भी मालूम चल जाएगा कि इसमें चूंकि ये पास्ट है तो इसे आएगा, ये प्रेजेंट है तो ये आएगा, या परफेक्ट है। लेकिन वो परफेक्ट क्या होता है, पास्ट क्या होता है, हम वो क्यों यूज करते हैं, जब उसकी बात करना शुरू करते हैं तो वहाँ पे हम लोग गोल हो जाते हैं, जो मैं थोड़ी देर बाद में बात करूंगा भी। आज टाइम मिला फिर लोग बोलते हैं वोकेबलरी। देखिए, वोकेबलरी ऑफकोर्स एक वजह है कि वोकेबलरी के बिना आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। और मैं आपसे बताता हूँ, वोकेबलरी कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि आप नहीं, उसके बिना काम नहीं चले, क्योंकि वोकेबलरी में मुश्किल से 700-800 वर्ड अगर आपको आते हैं, बहुत से बहुत 1000 वर्ड, तो आप बहुत अच्छी अंग्रेजी आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं। मैंने एक बार गर्मी की छुट्टियों में 2 महीने का टाइम था, लगभग 1.5 महीने का, तो मुझे BBC सुनने की आदत थी। मैंने एक बार डिसाइड किया कि चलो ऐसा करता हूँ, देखता हूँ ये कौन कौन से वर्ड्स यूज करते हैं। तो मैं रेडियो सुना करता था, तो मैंने लगभग 1 वीक तक रोज वर्ड सुनता था और सारे वर्ड जो वो बोलते थे उसको लिखता था। और आपको बताऊं मैं कि 7 डेज के बाद व्हाट आई सॉ कि सारे वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, कोई नया वर्ड नहीं आ रहा। और मैंने उसमें गो, वेंट, प्लेड, ये सब वर्ड भी रखे थे। और आई टेल यू कि उसके अंदर पॉलिटिक्स भी आती है न्यूज में, उसमें स्पोर्ट्स भी आता है, उसके अंदर बॉलीवुड, हॉलीवुड, दुनिया भर की बातें, बिजनेस, सब कुछ आता है, एजुकेशन, साइंस। और उसके बावजूद मैंने 1100 से 12, अभी मेरे पास है 1100-1200 से सुपर वर्ड्स उसके अंदर यूज नहीं होते, फिर वही वो रिपीट होते हैं, बार बार हम उसी चीज को बोलना शुरू कर देते हैं। तो वोकेबलरी को मैं बहुत ज्यादा अगर आप डिसाइड करने बैठे तो आप वो कर सकते हैं। और वैसे भी अगर वोकेबलरी इशू है तो मैं अगर आपसे पूछूं कि अंग्रेजी में बोलते हो आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, तो ज्यादातर लोग बोलते हैं सर अंग्रेजी बोलते हैं समझ में आता है। तो अंग्रेजी बोलते अगर समझ में आता है, तो अगर आपको वर्ड पता ही नहीं है तो समझ में कैसे आता है। अगर मैं बोलूं आपसे कुछ बंगाली में कुछ या कन्नड़ में कुछ बोलूं तो आपको अफ्रीका में बोलता आप समझ नहीं आएगा, वहां बोला जाएगा वोकेबलरी नहीं है आपके पास। यहाँ पे आपको वर्ड्स पता है जो हम यूज करते हैं, लेकिन आपकी प्रॉब्लम यह है कि उसको यूज करना आपको नहीं आता है। और वो मैं बताऊं उसका रीजन क्या है कि हमारा जो पढ़ने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू गुजराती, यानी हमें सुन करके समझने की आदत है। और जब हम अंग्रेजी बोलना शुरू करते हैं, अंग्रेजी पढ़ना शुरू करते हैं, कुछ करना, तो हमारे मन में विचार जो पहले आएगा वो इंग्लिश में नहीं आएगा, पहले गुजराती या हिंदी में आएगा, हमारा एनवायरमेंट वो है। अगर एनवायरमेंट गुजराती और हिंदी का है या अपनी रीजनल भाषा का है, तो आपको अपनी भाषा से अंग्रेजी करना सीखना है। और हमको 5 साल से 10 साल से पढ़ाया जाता है इंग्लिश से गुजराती करना, और बोलना है गुजराती से इंग्लिश, ठीक उल्टा सिस्टम है। इसलिए हम लोग समझ तो जाते हैं, लेकिन जब यूज करना होता है तो भी जनरली फेल, और ये बहुत लोग के साथ होता है। अब इंग्लिश मीडियम वालों से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल बेकार की बात होती है। 12 साल तक एक लड़का इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, उससे गुजराती मीडियम, हिंदी मीडियम के बच्चों को कंपेरिजन नहीं करना चाहिए, बिना बात। क्यों नहीं करना चाहिए कि 12 साल तक इंग्लिश मीडियम में एक साइंस का बच्चा जब पढ़ता है तो 12 साल तक वो सब्जेक्ट कोई भी पढ़ता हो, लेकिन इंग्लिश सब में पढ़ता है वो। और आपके यहाँ सिर्फ एक टॉपिक होता है इंग्लिश, एक सब्जेक्ट इंग्लिश का होता है, वो भी आप पास करने के लिए पढ़ते हैं। इसलिए आपकी तुलना उससे नहीं होनी चाहिए। और 12 साल तक, 15 साल तक इंग्लिश में लगातार पढ़ के तो कोई भी बोल सकता है, क्योंकि बहुत तीर मारने की बात थी। इसलिए मैं प्रोफेसर हूँ, 20 साल से पढ़ा रहा, तो अंग्रेजी आई कैन स्पीक, दैट्स माय लैंग्वेज नाउ। लेकिन सवाल यह है कि कोई आदमी का बैकग्राउंड ना हो, एनवायरनमेंट ना हो, और उसके पास इंग्लिश मीडियम एजुकेशन ना हो, तो उसको पढ़ने का तरीका और अप्रोच वो नहीं होना चाहिए जो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को होता है। कई बार लोग बोलते हैं कि ट्रांसलेशन पैटर्न की जरूरत नहीं है, हम सीधे इंग्लिश टू इंग्लिश कर लेंगे। अरे भाई, इंग्लिश टू इंग्लिश आप तब कर सकते हैं जब आपके चारों तरफ एनवायरनमेंट इंग्लिश का हो, जहाँ पे अगर आप गलत बोलते हैं तो सामने वाले की बात को सुन करके आप उसको करेक्ट कर सकते। जैसे मैं गुजराती बोलना चाहूँ या आप हिंदी बोलना चाहें, तो हम लोग का एनवायरनमेंट जो गुजराती हिंदी का है, तो हम गलत बोलेंगे, तो उसको सुन करके हम अपनी बात को, अपनी चीज़ को
धीमे धीमे डाउट पैदा होगा, फिर हम सुधारेंगे, हाँ आई थिंक आई एम मेकिंग मिस्टेक हियर और देयर, कमिंग मिस्टेक हियर और देयर। बट इंग्लिश में इंग्लिश पता ही नहीं है, एंड इफ आई स्टार्ट स्पीकिंग, बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो उन्हें कितना भी समझाइए, बोले सब बोलने से अंग्रेजी आ जाएगी। अरे भाई बिना समझे अंग्रेजी बोलने से अंग्रेजी आ जाती। तो बहुत सारे टीचर्स मैंने ऐसे देखे हैं जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते हैं, जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं इंग्लिश के अंदर, अपनी रीजनल भाषा में, हिंदी मीडियम में पढ़े हुए टीचर्स होते हैं, पंजाबी में या बंगाली में या गुजराती में, वो 10 साल से अंग्रेजी में उसी सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहे हैं। तो क्या वो अंग्रेजी उन्हें आ रही? नहीं आई। वो क्रैम करके पढ़ा देते हैं, वो जो पढ़ा होता है पूरा पूरा जाके वहाँ बोले आते हैं। उन्हें एग्जैक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस का मीनिंग उन्हें समझ में नहीं आता है। इसलिए उनकी अंग्रेजी में न तो फ्लुएंसी आती है, न ही उनकी इंग्लिश के अंदर कोई भाव आता है, क्योंकि वो एक मैकेनिकली वो पढ़ी हुई चीज, बार बार पढ़ी हुई चीज जाकर रिप्रोड्यूस क्लास में कर देते हैं। लैंग्वेज यूज करना उन्हें नहीं आता है। ये ज्यादातर के साथ मैं जो बोल रहा हूँ सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये 70-80% ऐसा होता है। आप कुछ लोग तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, मैं भी हिंदी मीडियम का हूँ, मैंने इम्प्रूव किया ही है ना। तो ये चीज रही। तो वोकेबलरी मुश्किल से 700-800 वर्ड 900 वर्ड हो तो आपका काम बहुत अच्छा चल सकता है। नहीं हो तो आप एक काम करिए, टीवी पे जाकर के आज न्यूज की डिबेट सुन लीजिए और उसको पूरा रिकॉर्ड कर लीजिए, और सारे जो हिंदी के वर्ड्स होंगे, गुजराती में जो न्यूज आ रही, फिर उस वर्ड्स को काउंट कीजिए कितने वर्ड्स उसके अंदर यूज हुए हैं, तो आपको मालूम चला है कि हाँ ये ज्यादा वर्ड्स, 8 से 9 से ज्यादा वर्ड्स नहीं। दूसरा आपने बोला एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही, एनवायरनमेंट से फर्क पड़ता है, एक माहौल होता है तो अच्छा लगता है। लेकिन सर देखिए, हमेशा बात वो करना चाहिए जो आपके हाथ में होता है। प्रॉब्लम में और रियलिटी में डिफरेंस होता है। रियलिटी वो होती है जो बदल नहीं सकती, प्रॉब्लम वो होती है जो हम सॉल्व कर सकते हैं। इंग्लिश का एनवायरनमेंट हम कितना भी चाहें वो पैदा नहीं कर सकते हैं जो अमेरिका, इंग्लैंड और बाकी कंट्रीज में। आप एक छोटी जगह पैदा हुए, एक रियलिटी है। आपके माँ बाप हो सकता है पढ़े लिखे हों, हो सकता है कम पढ़े लिखे हों, तो वो आप सोचें कि वो बैठ के इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ें, इंग्लिश की न्यूज़ सुने, आपके भाई आए हेलो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलते हुए आए। ये सब चीज़ें वो है जो बड़ी आइडियल बातें हैं। प्रैक्टिकली आपको पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। एनवायरनमेंट क्रिएट करना था, जैसे मैंने किया, मेरे घर में कोई एजुकेशन नहीं था, तो मैंने जब इंग्लिश बोलना शुरू किया तो व्हाट आई डिड, सीखना शुरू किया, तो मैं सुनता था रेडियो। मैं आज भी हिंदी न्यूज़पेपर नहीं मंगाता हूँ अपने घर में। मैं प्रेफरेबली आई लिसन इन इंग्लिश। आज भी सुबह भी डॉग को घुमाता तो मैं इंग्लिश 1 घंटे के लिए बीबीसी न्यूज़ सुनता हूँ, क्योंकि एनवायरनमेंट नहीं तो एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए, आप उसके लिए प्रयास कीजिए। आपने उसके लिए प्रयास क्या किया? आप टीवी चलाकर बैठेंगे तो अपनी हिंदी या गुजराती में, कोई बात पढ़ेंगे तो गुजराती हिंदी में। तो जब आपको करना ही नहीं है, खाली गाना गाना है कि साहब मुझे माहौल नहीं मिला, माहौल नहीं मिला, अरे माहौल नहीं मिला आप पैदा कीजिए, आपको बड़ा आदमी बनना है, तो ये बहुत अच्छा नहीं हो। वैसे भी अगर एनवायरनमेंट की बात में बड़ा सिंपल जो बोलता हूँ, अगर समझ में आया तो समझिएगा। यहाँ से कोई आदमी अमेरिका में जाए और वो आदमी को अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती है, 2 साल के लिए वहाँ पर रहे, और 2 साल के बाद वो अनपढ़ आदमी अगर यहाँ पर आएगा तो अंग्रेजी बोल पाएगा। है राइट? आप ज़्यादातर लोग बोलते हैं और शायद सही बात नहीं, लेकिन एक अनपढ़ आदमी 2 साल के लिए अमेरिका में रह के आएगा, पूरा एनवायरनमेंट वो रहेगा तो अंग्रेजी बोलना सीख जाएगा। और आप वही डिमांड कर रहे हैं अपने लिए सिचुएशन जो एक अनपढ़ आदमी कर रहा है। आप पढ़े लिखे अगर आप हैं, अगर आपके पास एजुकेशन का लेवल है, तो आप वही डिमांड क्यों कर रहे हैं जो एक अनपढ़ आदमी के लिए चाहिए? भाई आप पढ़े लिखे हैं तो कम सुविधा में अच्छा करके दिखाइए। फॉर एग्जाम्पल मैं टीचर हूँ तो मुझे कम सुविधा में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देना आना चाहिए। आप स्टूडेंट हैं तो आपको अधिक सुविधा मिलनी चाहिए। अनपढ़ आदमी को सुविधा जानी चाहिए, पढ़े लिखे आदमी को कम सुविधा में अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास करना चाहिए। एनवायरनमेंट नहीं है तो एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए, कैसे ला सकते हैं, कैसे पैदा कर सकते हैं, पढ़िए तो सही। मैं भी जब पढ़ता, और जहाँ तक आपने बोला लोग हंसेंगे, बिल्कुल हंसेंगे। ये कोई वो नहीं है कि लोग ना हंसे आपके ऊपर, किसी ने ठेका थोड़ी ना रखा है कि आप अंग्रेजी बोलें और आपको आके वो लोग सपोर्ट करें। ये किसी का काम नहीं है। आपको बोलना है, आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी जिम्मेदारी। अगर आप बोलना चाहते हैं तो आप बोलिए। गलती भी करेंगे, लोग हंस भी सकते हैं, नहीं भी हंस सकते, समझदार आदमी नहीं हंसेगा, लेकिन कोई हंसेगा तो आप उसके मुंह पे हाथ क्यों रखते हैं, क्यों नहीं चिंता करते हैं? अरे आप 50 काम ऐसे करते हैं जहाँ पे लोग हंसते हैं, वहां तो फर्क पड़ता नहीं है। अंग्रेजी बोलने में फर्क पड़ जाएगा। तो आप बोलते हैं गलती होगी तो क्या, अरे क्या कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? इंग्लिश आपकी मदर टंग थोड़ी है भाई, इंग्लिश दूसरे की भाषा है। अगर उसमें 4 अक्षर आप बोलने का प्रयास कर रहे हैं, सीखने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें आप प्रयास कर रहे हैं अच्छा बनने का। इसमें जो आप पे हंसता है वो मूर्ख है, आप मूर्ख नहीं है। इस एटीट्यूड को लेकर चलिए, तब जाकर कुछ असर पड़ता है। मैंने जब अंग्रेजी बोलना शुरू किया तो मेरे भी लोग बहुत हंसते थे। मैं जहाँ रहता था वहाँ पे ज्यादातर लोग मेरे 4-5 साल बड़े थे, बोलते थे हमेशा बोल वाई वेयर वॉट, इस तरह से मेरी मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन हमने भी सीखा ही है ना धीमे धीमे। अब चॉइस हमारे पास है कि हम वेट करेंगे, एक आइडियल एनवायरनमेंट मिलेगा, 4 लोग आएंगे, आकर के सपोर्ट करेंगे और हम उसमें सीखेंगे। ये सब होता हुआ था नहीं है। आपको बोलना है, आपको करना है, खुद करिए, उसमें जान लगाइए, ताकत लगाइए, और 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल का टारगेट रखिए अपने आप BSc पार्ट 1 में है या 2 में, आपको 3 साल में क्यों नहीं सीख जाएंगे? एनीबडी कैन लर्न। गलत होने को नहीं, गलती तो आप साइंस में भी करते हैं, वहाँ क्यों छोड़ देते साइंस पढ़ना? गलती तो आप मैथ्स में भी करते हैं, वहाँ क्यों नहीं छोड़ देते हैं?
तो अंग्रेजी में गलती करके तो छोड़ दें। अंग्रेजी में आप बिना पढ़े 10 में से 8 मार्क्स लाते हैं, 6 मार्क्स लाते हैं, 5 मार्क्स लाते हैं, या 10 सेंटेंस बोलते हैं, 4 सेंटेंस सही है 10 में से, तो अच्छा रिजल्ट बोला जाएगा। और जो दिन भर आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें आपके 10 में से 8 मार्क्स था, 2 गलत हैं। तो जो आप पढ़ रहे हैं उसमें गलती कर रहे हैं तो चलेगा, जो नहीं पढ़ रहे हैं उसमें गलती करेगा तो ईगो हर्ट हो जाती है। ये सब चीजें गलत है। फिर आपने बोला कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है कि आप बहुत ज्यादा महत्व देते हैं सामने वाले को, दूसरे को। आप जब प्रैक्टिस करेंगे, जब बोलना शुरू करेंगे तो धीमे धीमे सारा कॉन्फिडेंस आने लगता है। कॉन्फिडेंस का सीधा संबंध परफॉर्मेंस से है। आप जब शुरुआत करेंगे, दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं है कि पहली बार आदमी बोलना शुरू करे अच्छा हो जाए। बच्चा जब चलना शुरू करता है उससे गलती होती है। मैं ऐसे बोलने का प्रयास कर रहा हूँ तो मेरे मन में टेंशन होगी कि मेरे मुंह से गलत ना निकल जाए। पहली बार जब मैं लेक्चर दिया होगा तब भी मैं डरा हूँ। ये सब ह्यूमन नेचर है, लेकिन वो स्टेप्स होते हैं। आप पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, चौथा स्टेप, 10वां स्टेप पार तो कीजिए। फिर जितना स्टेप आप पार करेंगे धीमे धीमे आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता चला जाएगा। स्टेज फियर, और इसका इंग्लिश से संबंध नहीं है। मैंने किसी भी क्लास के अंदर, साइंस के अंदर, आर्ट्स के अंदर बच्चों को खड़े होकर के बोलते हुए नहीं देखा। इवन टीचर्स की अगर आप क्लास ले रहे हैं, कोई लेक्चर दे रहे हैं जहाँ पे टीचर्स बैठे हुए हैं, वहाँ अगर आप कोई प्रश्न पूछ दीजिए तो टीचर्स भी बोलने के पहले 3 बार सोचते हैं कि मैं सही हूँ गलत हूँ। क्योंकि हमारी बचपन से ट्रेनिंग इस बात की कि हम जब बोलें वो सही आंसर होना चाहिए। जबकि सही माने में स्टूडेंट और टीचिंग एक ऐसा रिलेशन है जहाँ पे गलतियों को सेलिब्रेट करना चाहिए। आपसे जब पूछा जाएगा और आपको नहीं आता तभी तो आप क्लास में बैठे हैं, तो आपसे गलती होगी ही होगी। अगर मैं बोलूँ मेरे से गलती हो तो आप अगर हंसते हैं या कोई कुछ कहता है तो बात समझ में आती है, क्योंकि मैं टीचर हूँ। आप स्टूडेंट हैं और आपसे अगर 4 गलती हो जाएगी तो इसमें ऐसा नहीं कोई पहाड़ टूट गया। इसलिए मुझे, अगर मैं आपकी मजाक उड़ाता हूँ तो आप नहीं, मैं मूर्ख हूँ। और मैं अगर आपका कॉन्फिडेंस तोड़ता हूँ तो मैं घटिया आदमी हूँ, आप घटिया आदमी नहीं। ये अप्रोच आपका होना चाहिए। रही बात प्रैक्टिस की, देखिए भाई प्रैक्टिस के लिए किसने मना किया? अब अंग्रेज तो यहाँ पे नहीं आएंगे। अंग्रेजी में लोग आपसे नहीं बोल सकते, लेकिन आप तो बोल सकते हैं ना। अंग्रेजी जब आप बोलना शुरू करते हैं, जितना भी आपको आता है, जैसा भी आता है, अगर आप रेस्पेक्टफुली सामने वाले से बात करेंगे, बिना ये बताने का प्रयास आप ना करें कि आपको कितनी अंग्रेजी आती है, ईगो वाले आदमी आप ना बन करके, डाउन टू अर्थ आदमी बन करके अगर आप किसी से बात करते हैं। मैं अपने कॉलेज में बात करता हूँ, मेरे यहाँ चपरासी हैं, क्लास हैं, मेरे यहाँ तो कभी किसी से डिस्प्यूट नहीं हुआ। इवन इफ आई स्पीक इन इंग्लिश, दे ट्राई टू स्पीक फ्यू सेंटेंसेस हियर एंड देयर। बिकॉज जब मैं बोलता हूँ तो मैंने कभी आज तक इसलिए नहीं बोला है कि सामने वाले को बताऊँ हाउ मच इंग्लिश आई नो। वो जस्ट वो बोलते हैं, कई बार बोलते हैं सर अंग्रेजी में बोलिए, फाइन ओके लेट्स टॉक इन इंग्लिश, व्हाट्स द प्रॉब्लम है। सो ये अप्रोच रखिए। प्रैक्टिस आप करना चाहें, प्रैक्टिस के लिए आपको बोलना होता है, दूसरे को नहीं। सुनने की आप बात करते हैं, आपके पास सारे गैजेट्स हैं, आपके पास सारी न्यूज, सब चीजें आती हैं, आप हिंदी में न्यूज देख क्यों बैठते हैं, जर्मनी न्यूज देख क्यों बैठते हैं? ये आपकी कमी है। और रही बात, एक बात इसमें फ्लुएंसी की है। कई बार लोगों को मैंने देखा है, बहुत अच्छे लोगों को देखा है कहते हुए करते हुए कि इंग्लिश बोलने में हमेशा स्पीड अच्छी होनी चाहिए। दिस इज नॉनसेंस। इंग्लिश में या किसी भी भाषा में स्पीड कितनी होनी चाहिए आपके हाथ में नहीं होता है। मान लीजिए मैं गुजराती बोलूँ या हिंदी बोलूँ, तो कौन सी गुजराती आप पसंद करते हैं, कौन सी हिंदी आप पसंद करते हैं? बहुत फास्ट या स्वीट? मेरे ख्याल से स्वीट गुजराती अगर है, स्वीट हिंदी है, तो वो ज़्यादा अपीलिंग होगी ना कि बहुत फास्ट। और वो सिचुएशन डिपेंड करता है। मान लीजिए किसी की डेथ हो गई है और वहाँ एक्सीडेंट हो गया, तो आप यही आगे नहीं बोलेंगे अरे भाई सुनिए वहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया, ये स्पीड नहीं आएगी आपकी। उसी प्रकार से अगर खाना बहुत अच्छा बना हुआ है तो वहाँ पर आप ये नहीं बोलेंगे खाना बहुत अच्छा है, क्योंकि ये नहीं आ सकता है। अगर आप पहले वाली सिचुएशन में आप बोलेंगे अरे भाई चलो एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि सिचुएशन क्रिएट करता है कि आपकी स्पीड क्या होगी। और दूसरे वाले बोलेंगे खाना बहुत अच्छा बना हुआ है। तो कौन सी स्पीड कितनी होगी वो आपकी चॉइस नहीं है, वो सिचुएशन की चॉइस है, और आपको समझ में आना चाहिए। इसलिए आराम से बोलिए और ठीक से बोलिए, दैट इज एनफ। इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं मानता। मेरे हिसाब से ये सारी बातें हो सकती हैं कुछ हद तक सही है। मैंने सब बताने का प्रयास किया कि इतनी अधिक ये इश्यूज नहीं है जितना आप मान के चलते हैं। मेन आपसे एक प्रश्न पूछूं जो मैं कई बार पढ़ाना शुरू करता हूं तो पूछता हूं। मान लीजिए मैं किताब लिखना चाहता हूं और वो किताब 400 पेज की है, 400 पेजेस, करेक्ट। और उस किताब के अंदर हर पेज के ऊपर लगभग 30 सेंटेंस है। हाउ मेनी सेंटेंसेस? 30 सेंटेंसेस। तो टोटल सेंटेंस कितने हो गए? 1200 सेंटेंसेस। यानी एक किताब अगर मैं 400 पेज लिखना चाह रहा हूं, उसमें 30 सेंटेंस हैं हर पेज के ऊपर, तो मैंने 1200 सेंटेंस लिख करके किताब बना सकता हूं।
और हर सेंटेंस के अंदर मान लीजिए 10 वर्ड्स है। हाउ मेनी वर्ड्स? 10। तो ये कितना हो गया? 12,000 वर्ड्स। करेक्ट? यानी कि एक बुक लिखने में a book needs nearly 1200 sentences and 12,000 words। अगर देखा जाए यहां के हिसाब से बात निकल के आती है। करेक्ट? फाइन। अब मान लीजिए कि मैंने सारी की सारी किताब रख दी, जस्ट इमेजिन कि सारी की सारी किताब जो है मैंने गलत लिख दी है, गलती हो गई है मेरे से, और मैं इसको करेक्ट करना चाहता हूं। करेक्ट? तो मुझे कितने सेंटेंस सही करने पड़ेंगे और कितने वर्ड सही करने पड़ेंगे? तो आमतौर पे जो पूछने के बाद जो आंसर आता है वो ये आता है कि मुझे 1200 सेंटेंस सही करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने 1200 सेंटेंस यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। करेक्ट? फाइन। और वर्ड्स मुझे 12,000 सही करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने 12,000 यहाँ पे वर्ड्स यूज किए इस डिक्शनरी, इस बुक के अंदर। डियर फ्रेंड, रियलिटी ये है कि ये हमारा अप्रोच कि 12,000 वर्ड्स और 1200 सेंटेंस हम सही करेंगे, तब जाकर के ये जो 400 पेज की किताब है ये हमारी सही होगी। ये अप्रोच हमें बचपन से पढ़ाया गया, जो कि गलत है। क्यों गलत है? इसलिए गलत है कि 12,000 सेंटेंस नहीं होते हैं डियर फ्रेंड्स। इंग्लिश में टोटल 80 के आसपास सेंटेंस है, टोटल 80 से 100, घुमा फिरा के जोड़ तोड़ के 10-20 सेंटेंस और बढ़ा लीजिएगा, लेकिन बेसिक सेंटेंसेस 80-90 के आसपास है इंग्लिश में। इंग्लिश में नहीं, गुजराती में, हिंदी में 80-90-100 से ऊपर सेंटेंस नहीं जाते टोटल। यस, आई विल दो एक लेक्चर में आपको दिखाऊंगा कैसे ये होता है। तो जब सेंटेंस ही 80-90 या 100 है, ये मैं कंप्लीट की बात कर रहा हूँ, कंप्लीट सेंटेंस है। दो सेंटेंस, 3 सेंटेंस अगर आप जोड़ेंगे तो चलिए 15-20 और जोड़ दीजिए। तो जब सेंटेंसेस 100 के आसपास है तो मैंने 1200 सेंटेंस क्यों करेक्ट करने की जरूरत है? मुझे एक्चुअल में वो 100 सेंटेंस जो टाइप ऑफ सेंटेंसेज हैं उनको समझ जाऊं अगर मैं, और उनको मैं ठीक कर दूं तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे। इससे कंप्यूटर में नहीं होता है कि आपने एक करेक्शन कर दिया तो सारे करेक्शन हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी का नाम धर्मेंद्र कुमार है और मैं बार बार बोल रहा हूँ धर्मेंद्र कुमारी, चाहे 10 बार बोल रहा हूँ, तो नंबर ऑफ मिस्टेक 10 हुई और टाइप्स ऑफ मिस्टेक 1 हुई। नंबर ऑफ मिस्टेक 10 क्यों हुई? क्योंकि मैं 10 बार धर्मेंद्र कुमारी बोल रहा हूँ कुमार की जगह पे, और टाइप ऑफ मिस्टेक देखी है भाई, कुमारी नहीं कुमार बोलिए, समझ गए? तो एक सही करते 10 सेंटेंस सही हो गए। उसी प्रकार से जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स रिपीट होते हैं, नए वर्ड थोड़ी ले आएंगे। आप पॉकेट डिक्शनरी जाकर देखिए कितने वर्ड्स उसके अंदर होते हैं। आप 12,000 वर्ड्स नहीं, 700-800 1000 1200 वर्ड्स में पूरा का पूरा लिख सकते हैं भाई। 1500 मान लीजिए, बहुत सी बात छांट के देख लीजिएगा। तो एक्चुअल में रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स है। अगर मुझे करेक्ट करना है तो 1000 1200 1500 वर्ड ही ठीक करने हैं। कोई बुक लिखने की बात कर रहा हूं मैं, बोलने में तो आधे यूज होते हैं आप, आधे, और सेंटेंसेज में 100, ये मैक्सिमम बोल रहा हूं। हम तो यूज कभी करेंगे ना, सारे तो यूज नहीं करेंगे। अब ये चीज अगर हमारी समझ में आ जाए कि अरे यार 1200 नहीं, 100 सेंटेंसेस, और 100 सेंटेंस में भी टाइप ऑफ सेंटेंसेस है। आई विल शो यू हाउ कि किस तरह सेंटेंस का टाइप बनता है, एक ही चीज को किस किस तरह से हम बोलते हैं। और फिर वर्ड्स, तो अगर हमारे दिमाग में एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ इतना ही है, और दूसरा ये मालूम चल जाए कि हमें ये कैसे सीखना है, हमें ये कैसे शुरुआत कहाँ से करें, क्योंकि आमतौर पे सब जगह पूछा जाए कि बिगिन कैसे करेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं हाउ टू बिगिन लर्निंग इंग्लिश, तो ज्यादातर लोग घूम फिर के जवाब सर 10 से स्टार्ट कर लेते हैं, सर इससे स्टार्ट कर लेते हैं, सर उससे स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए कि 0 से स्टार्ट करो, लास्ट में खत्म करो, और आपको मालूम चले कि ये रहा बिगिनिंग, ये रहा यहाँ पे, यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको ये दिखाई पड़ेगा तब जाकर के आप उसको अप्रोच कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें एक चीज रह गई, हाँ रह नहीं, सॉरी, ये जो वोकैबुलरी की हम बात करते हैं, एक सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात भी बोलते हैं कि हाउ टू मेक सेंटेंसेज, वो भी कई बार लोग बोलते हैं कि बनाना नहीं आता है। तो ये सब मिला जुला करके देखा जाए तो मैंने आपसे बोला 100 से ऊपर सेंटेंसेज नहीं है, 100 ज़्यादा बोल रहा हूँ, और 1000-1200 ऊपर वर्ड्स में यूज करने की जरूरत नहीं है। और मजे की बात यह है कि अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इसका सीधा संबंध स्पीकिंग, लिसनिंग से है। अगर आप लिसनिंग नहीं करते हैं तो आप इंग्लिश स्पीकिंग आपकी प्रॉपर नहीं हो सकती है।
If you want to develop how to speak good English, you have to listen continue. I listen a lot. Number 2, if you want to write something good, you have to read. Reading helps in writing and listening helps in speaking. Automatically pronunciation improve हो जाता है. जैसे इसके अंदर मैंने लिखा नहीं है, एक ये भी प्रॉब्लम आती है कि सर हमारा प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाए, हाउ टू प्रोनाउंस, वो हमारा कई बार गलत होता है. ठीक है, अमेरिकन पैटर्न होना चाहिए, ब्रिटिश पैटर्न होना चाहिए, स्टाइल होना चाहिए, मैं मानता हूँ इस चीज़ को. लेकिन आप इंडियन हैं, इंडियन तरीके से अगर आप बोलते हैं और बिगनिंग का तरीका है, शुरुआत की चीज़ है, तो सही है. इंग्लिश या कोई भी चीज़ याद रखिएगा, हमेशा बेसिक्स पढ़ाया जाता है और ऊपर की चीज़ आदमी अपने आप धीमे धीमे इम्प्रूव कर लेता है. तो प्रोनाउंसिएशन की जब हम बात करते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर, यू डू नॉट हैव टू ट्राई टू स्पीक लाइक समबडी फ्रॉम ब्रिटेन, व्हाट डू यू डू एंड और समबडी फ्रॉम अमेरिका. दैट इज समथिंग विच कम्स एट क्वाइट एडवांस लेवल. अगर आपको बेसिक समझ में आ जाएगा, सेंटेंस बनाना आ जाएगा, चीज़ें अब तुरंत, तो आप जैसे बाइक चलाना सीखते हैं तो पहले दिन आप रेसिंग में नहीं जाते हैं. रेसिंग इज द अल्टीमेट place where one can go after learning how to ride and after doing all these things. तो लास्ट स्टेप को पहले लेकर के मत आइए, ये चीज़ समझने की जरूरत है. सो अब नाउ आई टेल यू कि कैसे शुरू करना चाहिए. अगर इंग्लिश सीखना है तो हाउ टू बिगिन. ये चीज़ें हैं लेकिन उतना नहीं है. एंड नाउ लिसन. वेल, अब एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, उसको समझिए. ये ऑन है ना, कि पहले ग्रामर आता है या पहले सेंटेंस आता है? सिंपल क्वेश्चन है हमारा. फर्स्ट ग्रामर कम्स और sentence comes. I think your answer would be sentence. Now the second is, first sentence comes or idea comes. Second question. First one is grammar पहले आता है या सेंटेंस. दूसरा प्रश्न ये आया तो उसमें आपका आंसर सोचिए क्या आएगा. तो आमतौर पे अगर आप सोचें, मान चला कि नहीं, ग्रामर बाद में आता है, पहले सेंटेंस आता है. फिर दूसरा क्वेश्चन ये है कि पहले सेंटेंस आता है या आइडिया, जो आप कहना चाहते हो बात पहले आती है. आप सोचेंगे तो मालूम चलेगा कि हाँ, पहले आइडिया आता है और आइडिया को हम सेंटेंस में बनाकर बोलते हैं. तीसरा सेंटेंस, फर्स्ट आइडिया कम्स और सिचुएशन कम्स. 3 क्वेश्चंस हैं. ग्रामर पहले आता है या पहले सेंटेंस? आप सोच लीजिए, मालूम चलेगा सेंटेंस पहले आता है, क्योंकि ग्रामर तो उसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है कि इसमें ये है. कोई भी थ्योरी बाद में आती है, पहले वो चीज आती है. उसी प्रकार से सेंटेंस जो होता है वो एक आइडिया को कहने के लिए होता है. यानी पहले आपके मन में कोई विचार आता है तो उस विचार को आप इस सेंटेंस से बोलने का प्रयास करते हैं. और यानी कि ग्रामर से पहले सेंटेंस समझ में आना चाहिए, सेंटेंस से पहले विचार समझ में आना चाहिए. और विचार में भी, विचार आपके मन में अपने आप नहीं आता, वो एक खास सिचुएशन में आता है. यानी कि सिचुएशन, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी मैरिज पार्टी में गए हैं तो वहां पे ऑटोमेटिकली आपके मन में जो सेंटेंसेज आएंगे वो सेंटेंसेज आएंगे, वो आइडियाज आएंगे जो मैरिज से संबंधित है. वहां जाकर के आप ये सोचेंगे नहीं आत्मा कहाँ पर जाती है. लेकिन वही अगर आप शमशान घाट में जाएंगे तो वहां पे ऑटोमेटिकली आपके मन में सेंटेंस ये आएगा, विचार ये आएगा कि वो हम लोग क्यों इस दुनिया में आए और हम कहाँ जाएंगे, व्हाई वी हैव कम हियर एंड वेयर डू वी गो. वहां पे ये नहीं आया कि मैरिज करने के बाद लाइफ क्या होती है, क्योंकि वो जगह अलग है. यानी कि सिचुएशन, उसके बाद से आइडिया, और आइडिया के बाद में सेंटेंस, और सेंटेंस के बाद में ग्रामर. और ट्रेजेडी ये है कि हम लोग ग्रामर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं और इस ग्रामर से हम कभी कभी सेंटेंस में आते हैं, आइडिया पे उतना आ ही नहीं पाते. सिचुएशन की बात छोड़ दी, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को, बच्चों को पढ़ाते समय पूछा है ये, और वो आमतौर पर उनसे पूछिए सेंटेंस कौन से टेंस का नाम बता देंगे, लेकिन ये परफेक्ट क्यों है, या ये परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों है, या ये सिंपल क्यों है,
या सिंपल पास्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है, तो बोलेंगे साहब इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब ये है, इसके अंदर ये है, इसीलिए ऐसा नहीं। हेल्पिंग वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब आपने क्यों यूज की उसके अंदर, उसको आपने एक खास प्रकार से क्यों बोला, वो इसलिए नहीं बोला कि आपका मूड है, इसलिए नहीं बोला कि वो परफेक्ट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है, वो आपने इसलिए बोला कि वो आपका बोलने की जरूरत थी। ऑटोमेटिकली वो सेंटेंस, वो आइडिया आपके मन में आया, उस आइडिया को उसी प्रकार से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। और आप देख लीजिए, हम लोग सारी ग्रामर पढ़ते हैं, आइडियाज को छोड़ के पढ़ते हैं, इसलिए हमें कभी कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता, क्योंकि हम चौथे स्टेप से स्टार्ट करते हैं, जबकि स्टार्ट करना चाहिए जीरो से, कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपको गुजराती में नहीं पता आप क्या कहना चाहते हैं, हिंदी में नहीं पता आप क्या कहना चाहते हैं, अंग्रेजी में बोलेंगे वेल आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश, 4 सेंटेंस बोल लेंगे, 5 सेंटेंस बोल देंगे, हेलो हाउ आर यू, फाइन, थैंक यू, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये अंग्रेजी नहीं होती, इसके बाद इंग्लिश होती है। जब इसके बाद जाने की बात करेंगे तो या तो आपके चारों तरफ एनवायरनमेंट होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल में आप पढ़ें, या अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं है, वो एनवायरनमेंट नहीं है, तो फिर आपको उसको व्यवहारिक तरीके से प्रैक्टिकली मेहनत करके एक सिस्टमेटिकली एक प्रॉपर मेथड से पढ़ना पड़ेगा। और वो मेथड ये है कि हर सेंटेंस को, हर आइडियाज को, हर सिचुएशन को उस ग्रामर के साथ जोड़ना आपको आना चाहिए। अगर जोड़ना नहीं आएगा, जो मैंने थोड़ी पहले बताया था फर्स्ट सेशन में, कि हम वही टेंस छठी क्लास से लेकर के BSc तक पढ़ते हैं और वहीं के वहीं रहते हैं, हम फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं, मार्क्स आ जाते हैं, अंग्रेजी बोल नहीं सकते, क्योंकि हमें उसका एक्चुअल आइडिया ही नहीं पता। तो ये मेरा एक मानना है कि ये हमें आइडिया से स्टार्ट करना चाहिए, यानी हर चीज के पीछे एक लॉजिक ढूंढने का प्रयास करना चाहिए कि ये कैसे होता है ना। लिसन, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि अंग्रेजी में क्या पढ़ना होता है, वो सब चीजें हैं, लंबी ग्रामर, ये टेंस, एक्टिव, पैसिव, मॉडल्स, डिग्रीज, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस, नॉट मेनी थिंग्स यू कैन से कि वी हैव टू स्टडी ऑल दिस थिंग्स। बट अंग्रेजी में 2 मिनट के लिए रुक जाइए और इस तरह से समझिए, अंग्रेजी में 3 पार्ट होते हैं, बहुत सिंपल, 3 पार्ट्स एक सेंटेंस में होते हैं, जो आपको समझ में आना चाहिए। इन अ सेंटेंस देयर आर 3 पार्ट्स इन अ सेंटेंस। नंबर 1 बिगिनिंग, कैसे शुरुआत करें। नंबर 2 मिडिल, और नंबर 3 एंडिंग। एंडिंग्स बोलूंगा या बिगिनिंग्स बोलूंगा। और इसको मैं अगर ऐसे करूं और मैं आपसे बोलूं, कोई भी सेंटेंस कितना बड़ा भी कुछ भी हो, उसमें 3 ही हिस्से हो सकते हैं, कितना भी लंबा हो। पहला होता है कि हम सेंटेंस को शुरुआत कैसे करेंगे, उसमें कौन सी ग्रामर आती है, सब चीज ग्रामर इसमें ही आती है, ऐसा नहीं कि इसके बाहर कुछ भी है। आई एम टीचिंग वेरी मच